हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए जो साइंस की क्लास लेके हूँ, ये साइंस की क्लास जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एसएससी सीजीएल की, सीएसएल की, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बेसिक से लेके हाई लेवल तक की डिस्कस करते हैं, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कस करते हैं। आपको पता है ना कि अगर आपने अभी तक इससे पहले की सीरीज को देखा होगा तो एनसीईआरटी के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको क्या करती हूँ, इमेज के फॉर्म में लगा के समझाती हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट के नोट्स बना सकें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। तो आपको पता है कि इससे पहले आप क्या पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था पोषण। पोषण में आपने आवश्यक पोषक तत्व जाने, उन पोषक तत्वों में आपने प्रोटीन के बारे में, फैट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम उसके बाद आवश्यक पोषक तत्व जो आपको जल है, खनिज लवण, इन दोनों की क्या भूमिका होती है, जैसे सोडियम की कमी से क्या हो जाता है, आयरन की कमी से क्या हो जाता है, मैग्नीशियम की कमी से क्या हो जाता है, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। और हम जानेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है। आहार तो नॉर्मली सब खाते हैं, लेकिन आहार और संतुलित आहार, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा कुछ विटामिन की कमी से होने वाले रोग, इन सब के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं खनिज लवण। कौन कौन से खनिज लवण है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो जैसे आपका कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, ये सब प्रमुख खनिज लवण है जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे दांतों में कौन सा पाया जाता है और दांतों में अगर उनकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, अब आपको पता है कि जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में, उसमें एक्टिविटी के रूप में कुछ परीक्षण दिए हुए हैं कि जैसे प्रोटीन का परीक्षण कैसे करना है, स्टार्च का परीक्षण कैसे करना है, फैट का परीक्षण कैसे करना है, किसी पदार्थ में प्रोटीन उपस्थिति है तो कैसे पता लगाएंगे, और कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है प्रोटीन के परीक्षण के लिए, तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या करना है, किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए और जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है, और खाद्य पदार्थ को थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल लेकर उससे अच्छी तरह से हिलाएं। अब क्या करना है, अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए और अच्छे से हिला लीजिए। तो कॉपर सल्फेट का विलयन और कॉस्टिक सोडा का विलयन डालते हैं, और अगर खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी, तो इससे उपस्थिति पता चलती है किसकी, प्रोटीन की। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, कॉपर सल्फेट का, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन, इसको डाल दीजिए। अगर आपका खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है तो इससे क्या पता चलता है कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है। इस एक्टिविटी को आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं और एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होता है आपका वसा का परीक्षण। वसा का परीक्षण बहुत ही सिंपल होता है। जैसे आपके घर में क्या होगा, टिश्यू पेपर वगैरह का यूज करते हैं, कोई खाद्य पदार्थ को लीजिए, उसमें रखिए, अगर उसमें कुछ ऑयल के स्पॉट बन जाते हैं तो उस चीज़ में क्या है, वसा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा परीक्षण देख लेते हैं, मंडगली, स्टार्च का परीक्षण। स्टार्च का परीक्षण कैसे करेंगे, स्टार्च के परीक्षण के लिए आपको क्या करना है, तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद लीजिए। पहले तो खाद्य पदार्थ लीजिए जिसमें आपको परीक्षण करना है, फिर उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए
और अगर ये खाद्य पदार्थ नीला या काला रंग का हो जाता है तो किसकी उपस्थिति है, तो उसमें क्या मंड या स्टार्च की उपस्थिति है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रोटीन के लिए किसका प्रयोग कर रहे थे, कास्टिक सोडा का कर रहे थे। इसके लिए किसका प्रयोग करना है आपको, तनु आयोडीन विलयन का, याद रखिएगा। चलिए अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। चल के संतुलित आहार। जिससे बोला था कि मैंने खाना तो हम दिन भर खा ही लेते हैं, तो क्या हम खाना डाइट लेना ही सिर्फ डाइट हो नहीं होता, हमें बैलेंस डाइट लेनी है। और बैलेंस डाइट का तात्पर्य क्या होता है, संतुलित आहार का तात्पर्य ऐसे आहार से होता है जिसमें समस्त पोषक तत्व उचित मात्रा में, उचित अनुपात में सम्मिलित हो, तभी उस आहार को हम क्या बोलेंगे, संतुलित आहार। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया भी था, जैसे प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन की कमी से रोग हो जाते हैं और प्रोटीन की अधिकता से भी रोग हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हर चीज़ को क्या करना है, एक बैलेंस डाइट में लेना है कि ना ही उसकी कमी हो पाए ना ही उसकी अधिकता। जिससे फैट की अगर कमी होती है तो भी व्यक्ति को दिक्कत है, और फैट की अधिकता हो जाती है तो भी क्या होता है, उससे ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे हर चीज़ को एक बैलेंस तरीके से लेना ही क्या होता है, आपका संतुलित आहार होता है। हम पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, आहार बोलते हैं। जो भी हम खा लेते हैं खाद्य चीज़ है, अगर उसको हम खाते हैं तो हमारे आहार का हिस्सा है, और यही आहार हमारी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्योंकि हमारी डाइट में क्या होता है, पोषक तत्व। तो जब हम सभी पोषक तत्व को एक निश्चित मात्रा में और उचित अनुपात में लेते हैं तो वही डाइट हमारी क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है। जैसे प्रोटीन की कितनी मात्रा एक दिन में लेनी चाहिए, किसी श्रमिक को कितनी लेनी चाहिए, किसी प्रेग्नेंट लेडी को कितनी लेनी चाहिए, बच्चों को कितनी लेनी चाहिए, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जब आपको प्रोटीन समझाया था तो बताया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख लीजिए। और अगर अभी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब चलिए, संतुलित आहार तो आप समझ चुके, अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ हमारे प्रमुख खनिज लवण, कि खनिज लवण कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे आयोडीन होता है, फास्फोरस है, सोडियम है, यही तो प्रमुख खनिज लवण है। तो इन खनिज लवणों के कुछ न कुछ तो स्रोत होंगे। हम कैसे लेते हैं, भोजन में किसी न किसी स्रोत के माध्यम से लेते हैं ना। जैसे प्रोटीन के स्रोत क्या थे, दालें थी, सोयाबीन था, आपका पनीर था, दूध था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें क्या थी, प्रोटीन के स्रोत थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के स्रोत मैंने आपको बताए। तो अब चलिए देख लेते हैं आपके खनिज लवण के कुछ स्रोत। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। आपके पास जो भी टाइम है, देखिए क्या होता है, एग्जाम टाइम किस तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट हो पाती है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई आपकी पहली होती है, आपको पहले अपना सिलेबस तो तैयार करना है, उसके बाद तो क्या होता है, सिर्फ रिवीजन होता है। तो ये जो टाइम है आपके पास, इस टाइम को यूटिलाइज करिए, अपने सिलेबस का अच्छे से फिर रिवीजन करना है। अभी आपको पूरे सिलेबस को तैयार करना है, इसके लिए नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अब जैसे आयोडीन के स्रोत हैं, तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं क्या, आयोडीन के स्रोत हैं। फिर जैसे आप ये देख सकते हैं, फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे आयरन के कुछ स्रोत दिए हुए हैं, फिर कैल्शियम के कुछ स्रोत दिए हुए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे पालक, पालक किसका स्रोत है, तो पालक आपका आयरन का स्रोत है, क्योंकि पालक में क्या होता है, आयरन पाया जाता है। और जब किसी व्यक्ति को इनीमिया हो जाता है, तो उसको क्या होता है, लौ युक्त चीज़ें खाने की सलाह दी जाती है। और एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन दो प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना है, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम एक प्रकार का वर्णक है, जबकि ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है, और ये क्या होती है, ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होती है। इसीलिए व्यक्ति के शरीर में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसके शरीर में, हाथ पैर में बहुत दर्द होता है, शरीर के अंगों में। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त रूप से सप्लाई नहीं हो पाती। जब पर्याप्त रूप से सप्लाई नहीं हो पाती तो व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, अनॉक्सी शोषण होता है। जब अनॉक्सी शोषण होता है तो अनॉक्सी शोषण में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और लैक्टिक एसिड के जमाव से क्या होता है,
मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। क्लियर हुआ ना? आपको हर एक पॉइंट को मैं बहुत ही रीजन की तरीके सहित समझाती हूँ, जिससे आप सबको पता होगा। इससे पहले मैं समझाए कि रोटी हमें खाते हुए मीठी क्यों लगती है, मैंने पूरा रीजन आपको बताया। हमारे इस मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? लैक्टिक एसिड के जमाव से। लैक्टिक एसिड का निर्माण कैसे होता है? अनॉक्सिक शोषण में। अनॉक्सिक शोषण कब होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अत्यंत कम मात्रा में। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में कब कम पहुंचती है? जब व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। एक एक पॉइंट को बहुत ही क्लियर तरीके से समझा रही हूँ, और हर पॉइंट से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनेंगे ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम के बारे में। अब हम एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। कैल्शियम ये हमारे हड्डियों और दांतों में भी पाया जाता है। जब मैं आपको दांतों के बारे में पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था ना कि हमारे दांत में कितना होता है, 98% कैल्शियम पाया जाता है। और इसी कैल्शियम के कारण क्या होते हैं, कठोरता आती है। क्या आती है? अब जो हमारे दांतों में कितना कैल्शियम पाया जा रहा है, 98%। जबकि हमारी अस्थियों में, हड्डियों में कितना कैल्शियम पाया जाता है, 68%। तो बताइए हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होगा? दांत। दांत में भी कौन सी परत होती है? तो इनेमल परत होती है। दांत की मैंने आपको 3 परत बताई थी ना, इनेमल, डेंटाइन, पल्प। फिर दांत के किस भाग में आपकी ब्लड सप्लाई होती है? दांत का कौन सा हिस्सा तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है? जब तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है तभी तो हमें सेंसिटिविटी फील होती है ना, कहीं पे बहुत ठंडा या गर्म खाने पे दांतों में झंझनाहट सी होती है। क्यों होती है? अगर ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ा नहीं होता तो फील ही नहीं कर पाते। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, मैंने इससे पहले समझाए थे। हमारे शरीर में कितनी कैल्शियम पाया जाता है? तो हमारे दांतों में पाया जाता है 98% कैल्शियम, जबकि हमारी बोन्स में 68% कैल्शियम पाया जाता है। और कैल्शियम का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, कठोरता प्रदान करते हैं। और कैल्शियम की कमी से क्या होने लगता है? अब मान लीजिए कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, दांत व अस्थियों में क्षरण होने लगता है। क्योंकि इसी के माध्यम से तो क्या हो रही थी, हमें कठोरता प्राप्त हो रही थी। अब जब इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है। और कई बार जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की मात्रा हो जाती है तो हमारे शरीर के क्या हो जाते हैं, वाल्व कठोर हो जाते हैं। जैसे आपको पता है ना कि हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वाल्व पाए जाते हैं। तो कैल्शियम अधिकता से वाल्व भी कठोर हो जाते हैं। जैसे हमारे हार्ट में वाल्व पाए जाते हैं। हार्ट में क्या होता है, 4 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। इन वाल्व का काम क्या होता है, रक्त की पथ से गति को रोकते हैं। और कई बार क्या होता है, कैल्शियम के अधिकता से क्या होता है, हमारे वाल्व कठोर हो जाते हैं। जब वाल्व कठोर हो जाते हैं तो पर्याप्त रूप से काम नहीं कर पाते। इसीलिए फिर क्या होता है, हार्ट के वाल्व को चेंज करना पड़ता है, जिसको आप हार्ट वाले टॉपिक में अच्छे से समझेंगे। अब चलिए हम सोडियम के बारे में देख लेते हैं। अगला खनिज लवण क्या है, सोडियम। कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि आपको क्या होता है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है। एक बार आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए तो बार बार आपको क्या होगा, रिवीजन करना होगा। एक बार आप साइंस को बेसिक से हाई लेवल तक के लिए, क्योंकि कई बार बच्चों कह रहे हैं कि मैम थोड़ा सा आप डीप पढ़ा रही, मैं डीप इसलिए पढ़ा रही हूँ कि एक बार आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा। जैसे अभी आप एसएससी सीजीएल की करनी है तो आपको काफ़ी डीप से पढ़नी होगी। फिर आपको सोचेंगे मैं मुझे तो एनटीपीसी ग्रुप डी करनी, उसमें तो इतना डीप नहीं आता। लेकिन कल आप एसएससी सीजीएल का भी तो फॉर्म भर रहे हैं, किसी दूसरे एग्जाम का भी तो फॉर्म भरेंगे। तो आपको एक बार पढ़ लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जो भी फॉर्म भरें आपको सिर्फ रिविजन करना पड़े। तो चलिए देख लेते हैं हम सोडियम के बारे में। सोडियम हमारे शरीर में विद्युत रासायनिक आवेग उत्पन्न करके मस्तिष्क को अन्य अंगों की भी सूचनाएं, जैसे हमारे मस्तिष्क व अन्य अंगों की भी सूचना कौन भेजता है, तंत्रिका तंत्र भेजता है ना। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से तो जाता है। तो तंत्रिका तंत्र सूचनाओं को किसके माध्यम से भेजता है, रासायनिक आवेग उत्पन्न करता है, इम्पल्स उत्पन्न करता है। और इन इम्पल्स को उत्पन्न करने में कौन सा खनिज लवण सहायक होता है, तो सोडियम। तो कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेज को चेंज करके, कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व होता है जो तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो कौन सा होता है आपको, सोडियम।
क्योंकि जो रासायनिक आवेग उत्पन्न किया जाता है, रासायनिक आवेग को उत्पन्न करने में सोडियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर सोडियम नियंत्रित करता है। जैसे कई बार आपने देखा हो, बहुत सारे लोगों को बीपी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, नमक खाने की सलाह देते हैं। नमक खाने की सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि सोडियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। लेकिन ये सिर्फ लो ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब सोडियम के कुछ स्रोत होते हैं, जैसे आपका समुद्री भोजन है, नमक है, शैवाल, ये सब क्या होते हैं, प्रमुख सोडियम के स्रोत होते हैं। जैसे आयोडीन होता है। आयोडीन की प्राप्ति हमें किस शैवाल से होती है? आयोडीन की प्राप्ति होती है लिमनेरिया शैवाल से। ये भी तो एक प्रकार के शैवाल है ना, जिसके माध्यम से हमें क्या होती है, आयोडीन की प्राप्ति होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आयोडीन की प्राप्ति किससे होती है? वह लिमनेरिया शैवाल से होती है। सोडियम की कमी से क्या हो जाता है, व्यक्ति का बीपी लो हो जाता है। तो ये आपने सोडियम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने। मैं जितने भी पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, सारे पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है, किसी न किसी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं आयरन के बारे में। आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को संतुलित करता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। और जब व्यक्ति को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आयरन पाई जाती है। और एक पॉइंट यहाँ याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों की संरचना समान होती है, सिर्फ इनमें पाई जाने वाली धातु का अंतर होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जबकि आपको क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा जा चुका है कि इन दोनों में कौन सी धातु की संरचना समान होती है, सिर्फ धातु का अंतर होता है। तो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में आपकी मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है, जबकि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आयरन की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आयोडीन के बारे में डिस्कस करते हैं। आयोडीन बहुत ही उपयोगी खनिज लवण है, क्योंकि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा नामक रोग हो जाता है। जिसमें आप देखेंगे क्या होता है, ग्रंथि बाहर की तरफ निकल आती है। थायराइड ग्रंथि के बाद कौन सा रोग होता है, घेंगा। और आयोडीन क्या करता है, हमारी थायराइड ग्रंथि की सुरक्षा पर करता है। थायराइड ग्रंथि की सुरक्षा कौन सा पोषक तत्व करता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सा, आयोडीन। आयोडीन एक प्रकार का खनिज लवण है। ये खनिज लवण भी क्या होता है, हमारे भोजन के पोषक तत्व के अंतर्गत ही तो आते हैं। तो कई बार एग्जाम में लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछता है, ऐसे नहीं पूछता कौन सा खनिज लवण, कौन सा पोषक तत्व। तो भी आपको आंसर क्या होगा, आयोडीन। आयोडीन की प्राप्ति किससे होती है, तो आयोडीन की प्राप्ति होती है लिमनेरिया नामक शैवाल से। क्लियर हो क्या? अब चलिए मैग्नीशियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नीशियम ये दांत व अस्थियों का एक घटक है। और मैग्नीशियम क्या करता है, हमारे एंजाइम्स को सक्रिय करता है। जब आप पाचन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था ना कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम एक प्रकार के जैव रसायन होते हैं जो हमारे भोजन के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ऐसा अलग अलग एंजाइम पढ़े थे ना। तो इन एंजाइम्स को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, मैग्नीशियम की। अब इसके अलावा फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, एक प्रकार का घटक होता है। ये हमारे क्या करते हैं, इनेमल। इनेमल दांत की जो बाहर परत है, और दांत के सबसे कठोरतम भाग भी यही होता है, इनेमल। इनेमल की सुरक्षा प्रदान करता है कौन, फ्लोरीन। और कई बार क्या होता है, फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है। फ्लोरीन की अधिकता से क्या होता है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था ना, सारे पोषक तत्व तो एक निश्चित मात्रा में ही लेने हैं। इसकी कमी से भी व्यक्ति को दिक्कत होती है, अधिकता से भी दिक्कत होती है। जैसे फ्लोरीन की अधिकता से व्यक्ति को क्या हो जाता है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अगर फ्लोरीन की बहुत कमी हो जाती तो भी क्या होता है, उसके दांतों का क्षरण होने लगता है, क्योंकि फ्लोरीन क्या करता है, इनेमल की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके जैसे क्या है, आपकी एनसीईआरटी के बुक में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण कुछ होने वाले रोग के बारे में दिया हुआ है। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, दृष्टिहीनता, रतौंधी कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, रतौंधी कहते हैं।
वैसे विटामिन के केमिकल नेम, इनके कमी से होने वाले रोग, ये इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, इसलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी वेस्ट पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट टेबल, इंपॉर्टेंट चीज़ों को जरूर कवर कर रहे हैं। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन C की कमी से स्कर्वी। विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थियों में और दंत क्षय होने लगता है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। आयरन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन में कमी हो जाती है, या जिसे अरक्तता या एनीमिया भी कहते हैं। तो ये आपने जान लिए रोग। एक बार इसकी आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से जाके पूरा पढ़ लीजिएगा। अब ये कुछ प्रमुख शब्द हैं, इनके आपको मतलब बता देते हैं। जैसे संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार का तात्पर्य उस आहार से होता है जिसमें समस्त पोषक तत्व बैलेंस मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में और निश्चित अनुपात में हो। बेरी। विटामिन B1 को बेरी भी कहते। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? आपका बेरी होता है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का पोषक तत्व है, और ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ऊर्जा, कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है। पोषक तत्वों के माध्यम से हमें क्या होती है? ऊर्जा मिलती है, जिसके माध्यम से हम अपने कार्यों को संपन्न कर पाते हैं। वसा, फैट एक प्रकार का पोषक तत्व है, और फैट दो प्रकार की होती है, संतृप्त वसा होती है, असंतृप्त वसा होती है। संतृप्त वसा के अंतर्गत क्या आता है? मैंने आपको बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। खनिज लवण, हमारे शरीर में कुछ उपयोगी खनिज लवण पाए जाते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब क्या होते हैं? उपयोगी खनिज लवण होते हैं। इसकी क्या भूमिका होती है? आपने अभी जाना। पोषक तत्व क्या होते हैं? हमारे शरीर में मुख्य रूप से 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण। प्रोटीन क्या होती है? हमारी कोशिकाओं के क्षय व मरम्मत में भी सहायक होती है। इसके अलावा रुक्षांश को आप क्या बोलते हैं? फाइबर की क्या भूमिका होती है? फाइबर हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। अब जैसे आप इस टाइम पे सुनते होंगे, डॉक्टर भी बोलते हैं ना कि खाने में क्या करिए? फाइबर का यूज करिए, सलाद खाइए, फाइबर युक्त चीज़ें खाइए, क्योंकि क्या होते हैं? भोजन के पाचन में सहायक होती है। स्कर्वी, विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन C के स्रोत क्या होते हैं? मुख्य रूप से जो आपके खट्टे फल होते हैं, उसमें किसमें पाया जाता है? विटामिन C में। और विटामिन C एक ऐसी विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। मंड, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च का परीक्षण कैसे करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था। विटामिन क्या होते हैं? अलग अलग हमारे शरीर में विटामिन की आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन C, D, विटामिन E, विटामिन K, E। और यहाँ पे एक विटामिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। पूछ सकता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होती हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K और विटामिन A, ये आपकी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जिसे आप शॉर्ट में D का करके याद कर सकते हो। और विटामिन B और C ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको जो भोजन के पोषक तत्वों का टॉपिक था, उसको हमने कंप्लीट किया। अब आप इसके देख लीजिए सारांश, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में सारांश करके दिया हुआ है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी एक बार देख लीजिए। हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ये सब, इसके अतिरिक्त क्या होता है? फाइबर और जल भी होता है, और खनिज लवण, ये सब क्या भोजन के पोषक तत्व। इसके अलावा कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, वसा क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता। प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होते हैं। कोशिका की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन। इसीलिए जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन शेक लेते हैं। प्रोटीन शेक में क्या होता है? जैसे वो जिम वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो जिम वगैरह जाने से उनकी कोशिकाओं की वृद्धि नहीं होती है। जिम में तो जाते हैं, तब उनकी क्या होती है? कोशिकाएं टूटती हैं। अब जब वो कोशिकाएं टूटती हैं, उसके पश्चात क्या होता है? जब वो करते हैं तो कोशिकाओं की मरम्मत होती है, जल्दी से मरम्मत होती है। जल्दी मरम्मत होती है तभी उनकी क्या होती है? बॉडी शेप में आती है। इसी टाइम पे वो क्या करते हैं? प्रोटीन शेक लेते हैं, या प्रोटीन की आवश्यक मात्रा अलग अलग स्रोतों से लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विटामिन हमारे शरीर की क्या करती है? रक्षा करती है विभिन्न प्रकार के रोगों से।
विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, विटामिन के केमिकल नेम से, इसको ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ। संतुलित आहार, संतुलित आहार से ऐसे तात्पर्य होता है जिसमें समस्त पोषक तत्व एक निश्चित उचित मात्रा में सम्मिलित हो और हमारे आहार में लंबी अवधि एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे किसी ना किसी चीज़ की कमी होने लगती है तो रोग होने लगता है ना। जैसे मैंने आपको बताया, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, विटामिन B1 की बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अब जैसे प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, इसके अलावा वसा की कमी से, फर्ज की कमी से क्या हो जाता है, इनकी अधिकता से क्या हो जाती है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस तरह से आज आपको जो चैप्टर है पोषण वाला उसको मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ें समझा रही हूँ बहुत ही सिस्टमेटिक वे से, ताकि आपको बायो इंटरेस्टिंग लगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले मानव कार्य से उठाया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पाचन होता है क्या। नॉर्मली हम खाना खाते हैं ना, तो पता होना चाहिए ना खाना कैसे खाते हैं, खाने का पाचन कैसे होता है, पाचन प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। इसके बाद पाचन हो गया, तो पाचन से हमने निकाला है क्या, सिर्फ पोषक तत्व ही तो निकाले, उसके पश्चात तो बचे अपशिष्ट को विसर्जन कर दिया था। तो ये पोषक तत्व क्या होते हैं, ये शरीर में कैसे कौन कौन से पाए जाते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है, इन सब के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, क्योंकि पोषक तत्वों को शरीर के आवश्यक अंगों तक पहुँचते किसके माध्यम से, ब्लड के ही माध्यम से पढ़ते हैं। तो कल आप ब्लड वाले टॉपिक को पढ़ के आइएगा, ताकि आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ सकें। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के नोट्स बना लीजिएगा और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिएगा। और इसकी PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।